हेलो पीपल, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में जिस चीज़ को हम लोग कवर करेंगे दैट विल बी चैप्टर 16 ऑफ कैट्जिंग। दिस चैप्टर इज कंसर्न विद हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ड्रग्स दैट आर यूज्ड इन ओबेसिटी एंड माइग्रेन। अगर हम लोग इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको किसी और बुक को खोलने की ज़रूरत नहीं है। ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ मिनी कैट्जिंग से ही कर लें, दैट विल बी मोर देन इनफ, क्योंकि एक माइनर टॉपिक है। इसमें से कभी कभी कोई ना कोई एससीक्यू आ जाता है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमारे पास आगे डिफरेंट चैप्टर्स में भी हमें देखने को मिलेंगे। अगर हम लोग चैप्टर 16 की बात करें तो इसमें सबसे पहले हमारे पास हिस्टामीन है। हिस्टामीन में हमने दो तरह की ड्रग्स पढ़नी है, एक वो ड्रग्स जो हिस्टामीन की एगोनिस्ट होंगी और एक वो जो एंटी हिस्टामिनिक होंगी, यानी कि हिस्टामीन की एंटागोनिस्ट होंगी। इसके लिए सबसे पहले जो चीज़ हम लोगों ने कवर करनी है दैट विल बी हिस्टामीन के रिसेप्टर्स। अगर हमें हिस्टामीन के रिसेप्टर्स का पता होगा और ये पता होगा कि उनका नॉर्मल फंक्शन क्या है, तो ही हम लोग ये चीज़ देख सकेंगे कि आगे फर्दर जो ड्रग्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं उनके क्या फ़ायदे हैं, यानी कि उसके क्या क्लिनिकल यूजेस हो सकते हैं। अगर हम लोग हिस्टामीन की बात करें तो हिस्टामीन में सबसे पहले हिस्टामीन से भी पहले आपने हाई यील्ड टर्म सबसे पहले देख लेनी है। उसके बाद हिस्टामीन की तरफ आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हिस्टामीन का नॉर्मल फंक्शन क्या है। ये एक हमारे पास एलर्जिक रिएक्शन शो करने वाला हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर कह लें हैं, ठीक है। आईजी मीडिएटेड रिस्पॉन्सेज शो करता है, ये वाला इसका नॉर्मल रिस्पॉन्स है। ओके हो गया। उसके अलावा और क्या क्या इसके नॉर्मल रिस्पॉन्सेज हैं और इसके रिसेप्टर्स क्या क्या काम करते हैं वो सारे आपको यहाँ पर लिखे हुए मिल जाएंगे। आपने इन रिसेप्टर्स को रीड कर लेना है कि इसके 4 रिसेप्टर्स होते हैं, कौन सा रिसेप्टर किस कपल प्रोटीन के थ्रू जो है वो एक्ट करता है और फिर किस तरह के एक्शंस परफॉर्म करता है। उसके अलावा अगर हमारी बॉडी में हिस्टामिन का लेवल ज़्यादा हो जाए तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको डिटेक्ट करके हम लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमारी बॉडी में हिस्टामिन लेवल इज़ हाई, दैट इज़ इमिडाजोल एसिटिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एमसीक्यू में ये पूछ लिया जाता है और वाइवा में भी पूछ लेते हैं कि अगर हिस्टामिन का लेवल बॉडी में ज़्यादा है तो आप क्या देखेंगे आपकी अपनी बॉडी के अंदर कि क्या चीज़ ज़्यादा है, तो आपको पता चल जाएगा हिस्टामिन ज़्यादा है। उसके अलावा आपने यहाँ से स्ट्रोम्बोइड पॉइजनिंग देख लेनी है कि स्ट्रोम्बोइड पॉइजनिंग क्या होती है। ये फिश जो लोग खाते हैं उनके अंदर हो जाती है, क्योंकि फ़िश के अंदर जो होता है वो हाई कंटेंट ऑफ हिस्टामिन हो सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन इज हमारे पास इसके 4 रिसेप्टर्स देख लेने और क्लिनिकल यूजेस देख लेने हैं। अब हमारे पास आगे नेक्स्ट आ जाते हैं हिस्टामिन के एंटागोनिस्ट। ये एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स हैं। आपने एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स में H1 ब्लॉकर्स, इसकी 2 जनरेशन होती हैं, एक हम H1 ब्लॉकर्स और एक H2 ब्लॉकर्स, ठीक है। आपने इसकी जनरेशन भी याद करनी है H1 ब्लॉकर्स की, और अलग-अलग H1 ब्लॉकर्स भी याद करने और H2 ब्लॉकर्स भी याद करने। मैं आपको फर्दर डिटेल में भी दिखाती हूँ। ये सारा कुछ आपको यहीं पर लिखा हुआ मिल जाएगा और ये यूक्यू भी रह चुका है कि सेकेंड जनरेशन हिस्टामिन ब्लॉकर्स के नाम लिखें। और एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, दैट इज़ के वाई H2 ब्लॉकर्स जो होते हैं वो हमारे पास H1 ब्लॉकर्स से ज़्यादा बेहतर है, या फिर क्या एडवांटेज है H2 ब्लॉकर की ओवर H1 ब्लॉकर्स। तो आपने ये चीज़ भी देख लेनी है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिंपल होगा, H1 ब्लॉकर विल ब्लॉक H1 रिसेप्टर और H1 रिसेप्टर का जो भी काम होगा उसको एंटेगोनाइज कर देगा। सेम गोज फॉर H2 एंटेगोनिस्ट। फिर इसके आपने क्लिनिकल यूजेस देख लेने हैं, टॉक्सिसिटी देख लेनी है, इंटरैक्शन देख लेना है। ये टेबल आपने लाजमी कवर कर लेना है। उसके बाद हिस्टामिन H2 एंटागोनिस्ट है, ये H2 ब्लॉकर्स हैं, इनके आपने नाम देख लेना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और इसके क्लिनिकल यूजेस देख लेना है, इंडियन टॉक्सिसिटी देख लेनी है। अब अगर मैं हिस्टामिन की बात करूँ तो हिस्टामिन में दिस इज व्हाट हिस्टामिन के 4 रिसेप्टर्स हैं। वो 4 रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ पे एक्ट करते हैं आपने ये देख लेना है, कैसे उसको आप बॉडी में डिटेक्ट करते हैं आपने ये देख लेना है। उसके बाद हमारे पास फर्दर यहाँ पे ये जो कुछ भी लिखा है ये सारा कुछ कैट्जिंग से उठा के लिखा हुआ है, ठीक हो गया। ये सारे वही जो H1 रिसेप्टर में लिखा हुआ था, H2 में, H3 में, H4 में, आपने ये सारे देख लेने हैं कि इनका नॉर्मल फंक्शन क्या है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, किस जी प्रोटीन के थ्रू जो है वो एक्ट करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास नॉर्मल हिस्टामिन का फंक्शन है कि CNS पे क्या इफेक्ट रखता है, CVS पे, लाइक नॉर्मल ऑर्गन सिस्टम इफेक्ट है। अब एक चीज़ जो मैंने पीछे स्किप कर दी थी दैट वाज ट्रिपल रिस्पॉन्स। ये ट्रिपल रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। ट्रिपल रिस्पॉन्स अक्सर औकात जो है वो पूछ लिया जाता है वाइवा के अंदर या फिर SCQ के तौर पर 1 या 2 नंबर का, तो आपने इसको लाजमी कवर कर लेना है कि ट्रिपल रिस्पॉन्स आखिर होता क्या है और ये किस वजह से होता है और ये किस तरह होता है। फिर उसके बाद इसकी टॉक्सिसिटीज़ है। स्ट्रोम्बोइड टॉक्सिसिटी मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। और हिस्टामिन के जो एगोनिस्ट होते हैं इनको किन कंडीशंस में आपने यूज़ नहीं करना, लाइक
कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसकी क्या है आपने वो देख लेनी है। फिर हिस्टामिन के एंटागोनिस्ट आते हैं, H1 ब्लॉकर्स हैं। H1 ब्लॉकर्स में फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन, ये आपने दोनों याद कर लेनी है। इसमें से जो सेकंड जनरेशन वाली है ये यूक्यू में पूछी जा चुकी हैं, ठीक हो गया। फिर उसके बाद इन्हीं के क्या क्लिनिकल यूजेज हैं, इनकी क्या टॉक्सिसिटी है आपने ये देख लेनी है। और ये स्पेसिफिकली कि ये डाइफेनहाइड्रामीन जो है वो कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग में यूज़ करते हैं। डॉक्सिलामीन एंड पायरिडॉक्सिन जो है वो हम लोग मॉर्निंग सिकनेस में यूज़ करते हैं। फिर H2 ब्लॉकर्स हैं, H2 ब्लॉकर्स को हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं, उनके क्या नेम है, ठीक है, ये कैसे एक्ट करते हैं, इनकी क्या क्लिनिकल यूजेज हैं, क्या टॉक्सिसिटी है, ये देख लेनी है। फिर हिस्टामिन और एंटी हिस्टामिनिक में क्या डिफरेंस होता है ये आपने देखना हुआ तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है सीरोटोनिन। सीरोटोनिन की बात करें तो इसको भी आपने ऐसे ही कवर करना है कि सीरोटोनिन के एगोनिस्ट और सीरोटोनिन के एंटागोनिस्ट, आपने ये दोनों याद करने हैं। सीरोटोनिन के रिसेप्टर्स देख लेने हैं, उनका नॉर्मल फंक्शन देख लेना है और ये देख लेना है कि वहाँ कहाँ वो रिसेप्टर कहाँ पे रिजाइड करता है। उसके अलावा एक चीज़ जो वाइवा में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है, अगर आपका वाइवा बहुत अच्छा जा रहा हो तो एट दी एंड टीचर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देने के लिए आपसे ऐसे छोटे क्वेश्चन पूछ लेता है जो बच्चे अक्सर छोड़ जाते हैं। लाइक सीरोटोनिन है तो इसका जो रिसेप्टर होगा दैट इज़ 5HT रिसेप्टर्स, तो इसमें HT का क्या मतलब है, तो ये बहुत कॉमन सी चीज़ है लेकिन अक्सर बच्चे स्किप कर जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 5HT मीन्स 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामीन। ये वाइवा में लाइक प्रॉफ के वाइवा में अक्सर टीचर्स जो है वो पूछ लेते हैं। फिर उसके बाद अगर बॉडी में सीरोटोनिन का लेवल ज़्यादा हो गया तो ऐसी क्या चीज़ होगी जिसको आप ब्लड में या बॉडी में डिटेक्ट करोगे तो आपको जो है वो पता चलेगा कि बॉडी में सीरोटोनिन लेवल इज़ हाई, दैट इज़ 5-हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड। इसमें और हिस्टामीन के मीडाजोल एसिटिक एसिड में आपने कंफ्यूज नहीं होना, इन दोनों को अलग-अलग समझ लें कि किस में कौन सी चीज़ ज़्यादा हो रही है। फिर उसके बाद हमारे पास सीरोटोनिन के रिसेप्टर्स हैं, इसके हमारे पास जो 4 रिसेप्टर्स हैं आपने देख लेना कि कौन सा रिसेप्टर कहाँ पे रिजाइड करता है और उसका क्या नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है। जो उसका नॉर्मल फंक्शन होगा उसी के बेसिस पे आपके जो ड्रग्स हैं वो एक्ट करेंगे उस रिसेप्टर के ऊपर। फिर इसके क्लिनिकल यूजेज हैं, हर रिसेप्टर अपना डिफरेंट क्लिनिकल यूज़ रखता है और हर ड्रग ऑब्वियसली अपना डिफरेंट क्लिनिकल यूज़ रखेगा क्योंकि वो डिफरेंट रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करे होंगे। लाइक 5HT 1D 1B एगोनिस्ट के अंदर सुमाट्रिप्टेन है, तो सुमाट्रिप्टेन इज अ ड्रग जो कि हमारे पास माइग्रेन के पेशेंट्स में दी जाती है। तो आपने ये देख लिया कि ये क्लस्टर हेडेक के पेशेंट में वो लोग दे रहे हैं या माइग्रेन के पेशेंट में दे रहे हैं। फिर उसके बाद इसी तरह 5HT 1F एगोनिस्ट है, इसको देख लेना है कि इसको आप किस में दे रहे हैं, ये भी माइग्रेन के पेशेंट में लेस्मीडिटेन दी जाती है। फिर हमारे पास 5HT 2C एगोनिस्ट है, इसको ओबेसिटी के पेशेंट में देते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पीछे पढ़ेंगे ना तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि 5HT 2 रिसेप्टर्स के अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि 5HT 2C रिसेप्टर जो होता है वो हमारे पास एपेटाइट को कम कर देता है, इसलिए 5HT 2C रिसेप्टर के ऊपर जो ड्रग एक्ट करती होगी उसको हम लोग ओबेसिटी के ट्रीटमेंट में यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर इसी तरह आपने 5HT 4 देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं ये हम लोग जो है असल में कवर करेंगे एंटी डिप्रेसेंट CNS के टॉपिक में, लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने दिए हुए हैं तो आपने इसको लाजमी एक दफ़ा देख लेना है। इसको और हाइपरथर्मिक सिंड्रोम्स दोनों को कवर करने के लिए आपने टेबल लाजमी कर लेना है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ इसको आपने याद कर लेना है। ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि आप बता दें सीरोटोनिन सिंड्रोम क्या है, उसको आप कैसे ट्रीट करेंगे, उसकी क्या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है। सेम गोज फॉर मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कि वो कैसे आपके पास प्रेजेंट करता है, किस ड्रग वजह से प्रेजेंट करता है और उसको आप कैसे ट्रीट करते हो। फिर आ जाते हैं सीरोटोनिन एंटागोनिस्ट की तरफ। सीरोटोनिन एंटागोनिस्ट की बात करें तो इसके अंदर भी आप लोगों ने देख लेना है कि 5HT 2 ब्लॉकर्स अलग है, 5HT 3 ब्लॉकर्स अलग है। फिर हर ब्लॉकर के अंदर डिफरेंट उसके डुअल इफेक्ट्स भी दिखाए हुए हैं। जो 5HT 2 एंटागोनिस्ट है उनके हर ड्रग के डुअल इफेक्ट्स हैं, तो आपने वो भी देख लेना है कि वो और कौन से रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहा है। फिर उसके बाद इसके क्लिनिकल यूजेज हैं, हर ड्रग का अपना डिफरेंट क्लिनिकल यूज़ होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसकी जो है वो टॉक्सिसिटी है। टॉक्सिसिटी में देख लीजिएगा कि कौन सा जो है वो हमारे पास QT प्रोलॉन्गेशन करवा रहा है, डायरिया, हेडेक वगैरह, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। नेक्स्ट इज हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी। ओबेसिटी के ट्रीटमेंट के लिए सिर्फ आप ये टेबल में से ड्रग के नाम याद कर लें, ठीक है, और उसके अलावा अगर आपने कोई चीज़ याद करनी है तो आप ये देख लें कि वो कौन से रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करता है, ठीक है, और उसकी क्या टॉक्सिसिटी है। ओके हो गया। उसके बाद हमारे पास अर्गट अल्कलाइड्स हैं। ये जो अर्गट अल्कलाइड्स हैं इसके अंदर जो हमारे पास ड्रग्स हैं आपने देख लेनी है कि कौन सी ड्रग जो है वो कौन सी ऑर्गन के ऊपर एक्ट करिए, लाइक ऑर्गन सिस्टम इफेक्ट आपने देख लेना है उसका, और फिर उसी के बेसिस पे आपने इसके क्लिनिकल यूजेस देख लेने हैं कि वेसल के ऊपर कौन सी ड्रग एक्ट कर रही है, गोटामीन एक्ट कर रही है और वो क्या करवा रही है, वेजोकंस्ट्रिक्शन करवा रही है। यूट्रस के ऊपर कौन सी ड्रग्स एक्ट कर रही है, वो क्या करवा रही है, वो कंट्रैक्शन करवा रही है। ब्रेन के ऊपर कौन सी ड्रग यूज़ हो रही है, LSD यूज़ हो रही है और वो क्या करवा रही है, हेलुसिनेशंस करवा रही है। ब्रोमोकेप्टीन का देख लेना है कि वो कहाँ पे एक्ट हो रही है। फिर इन्हीं के क्लिनिकल यूजेज है कि अर्गोट अल्कलाइड्स को हम लोग माइग्रेन में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यूट्रस के अंदर कंट्रैक्शन करवाता है, तो हम लोग इसको ऑब्स्ट्रक्टिव ब्लीडिंग में यूज़ कर सकते हैं। इस तरह हाइपरप्रोलेक्टिन
एक्टिनीमिया एंड पार्किंसनिज्म, ये सारी चीज़ें आप आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे जब अलग-अलग मॉड्यूल कवर करेंगे, लेकिन यहाँ से आपने एक दफ़ा जो है इसको लाजमी देख लेना है। फिर एक ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एमसीक्यू में पूछ ली जाती है कि अगर हमारे पास अगर एल्कोलाइड की टॉक्सिसिटी होगी है तो इसका एंटीडोट क्या होगा, दैट विल बी नाइट्रोप्रूसाइड। इसको आपने लाजमी याद रख लेना है। माइग्रेन के अंदर आप बेसिकली जो है ना इसकी प्रिस्क्रिप्शन ज़्यादा अच्छे से याद करें, क्योंकि अक्सर माइग्रेन की प्रिस्क्रिप्शन लिखने के लिए आती है। एंड द ड्रग ऑफ चॉइस जो हम लोग माइग्रेन के पेशेंट को देते हैं दैट इज़ सोमाट्रिप्टन, जो कि हम लोगों ने पीछे देखी भी है सीरोटोनिन एंटागोनिस्ट के अंदर। बाकी इस चैप्टर के अंदर यही है, आप इसके एमसीक्यूज़ लाजमी एक दफ़ा कवर कर लीजिएगा। और बस अगर इसके अलावा आपको कोई चीज़ पूछनी हो या फिर अभी भी समझ ना आई हो तो डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।